डॉक्टर राकेश आप ही से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जो आज चर्चा है वो चर्चा ये है कि अगर ट्रंप को किसी दिन लग गया कि देश दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए मोदी जी और बीजेपी खतरा बनते जा रहे हैं, तो क्या वो उनके पीछे खड़े रहेंगे? और जिस पल ट्रंप और अमेरिका ने ये ठान लिया कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए दुनिया की डेमोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर कर रही है, दुनिया की मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, उस दिन अगर रवैया बदलता है तो ये देखने वाली बात होगी कि फिर क्या होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट के मोदी का मुश्किल हो जाएगा ये सारी चीजें करना। और इसीलिए बार बार मुझे लग रहा है कि जितना मतलब बच्चा खिलाने से लेके सारे बिल्कुल बिखरे जा रहे हैं अमेरिका के सामने, क्योंकि वो किसी भी हालत में। तो मैं लार्जर क्वेश्चन को डॉक्टर राकेश ये कर रहा हूं कि आज मोदी जी के लिए अपरिहार्य है कि वो आरएसएस को एक बार गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आज वो अमेरिका को गुस्सा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कुर्सी के जो चारों पैर हैं उसकी मजबूती उनको अमेरिका से ही मिल रही है। मैं ओवरऑल एक डेमोक्रेसी और उसमें अमेरिका और भारत के रोल के बारे में डॉक्टर राकेश शुरू में छोटे छोटे आप लोग वक्तव्य करेंगे, 2-3 राउंड कोशिश करेंगे। बिल्कुल आनंद सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी से डेमोक्रेसी को जो खतरा होगा वो होगा, लेकिन फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप से सबसे बड़ा खतरा है दुनिया को। खुद अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वे तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान संशोधन तक पर आमादा है, बाकायदा जाहिर कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनूंगा, जबकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा का प्रावधान नहीं है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष न्यायपालिका से शुरू हो चुका है। वहां के जो जनाधिकार कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनसे पीड़ित हैं। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र के लिए खतरा बनने का विचार डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन सोच लेंगे उस दिन बहुत कुछ जरूर होगा, लेकिन पूरी दुनिया को भी यह सोचना पड़ेगा कि इस वक्त ज्यादा बड़ा खतरा कौन है, भारत का प्रधानमंत्री या दुनिया का दरोगा अमेरिका। जिस तरह से वे टैरिफ की नीतियां, अपनी टैरिफ पॉलिसी थोप रहे हैं दुनिया भर में तमाम देशों के ऊपर, जिस तरह मनमाफिक तरीके से हदबंदी कर रहे हैं, पनामा नहर को अमेरिका नहर का नाम दे दिया, मैक्सिको की खाड़ी को, क्षमा कीजिए, मैक्सिको की खाड़ी को पनामा नहर नहीं, इसी तरह की जो मनमानियां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो मेरी नजर में दुनिया के लिए वह ज्यादा बड़ा खतरा है। हाँ, हमारे लिए जो खतरा है हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए, वो नरेंद्र मोदी है, आरएसएस और बीजेपी है निश्चित तौर पर। तो ये लड़ाई हमको हमारे देश में अपने ही मरे स्वर्ग देखना पड़ेगा सर। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि भारत और अमेरिका के साथ इस वक्त जो रिश्ते हैं उनमें हम कहां खड़े। हमारे प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका क्या बर्ताव कर रहा है, हमारे देश के साथ क्या बर्ताव कर रहा है, हमने देखा था फरवरी में जब प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या व्यवहार किया। उनकी मौजूदगी में एक तरफा ऐलान कर दिया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ थोप देंगे। उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री के जाने से पहले और उनकी यात्रा के बाद भी, उनकी यात्रा से पहले एक खेप आई थी प्रवासी भारतीयों की हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर मालवाहक विमान में, और प्रधानमंत्री के अमेरिका के से वापस होने जब वे हवा में होंगे उससे पहले दूसरी खेप रवाना कर दी अमेरिका ने, फिर हथकड़ी बेड़ी में। दुनिया के छोटे छोटे देश सम्मानजनक तरीके से अपने लोगों की वापसी करा रहे हैं। कोलंबिया हो, वेनेजुएला है, बहुत छोटे छोटे देश है। उन्होंने अब मान लिया कि हमारे लोग अवैध रूप से वहां रह रहे थे, लेकिन हम इज्जत से उन्हें वापस लाए। हम ये भी नहीं कर पाए। अब इस वक्त जेडी वेंस इस वक्त यहाँ है और आज जयपुर में उन्होंने जो कुछ कहा है वो अगले चरण में विस्तार से बिंदुवार में बताऊंगा। सिर्फ संक्षेप में इतना बता दूं कि आज ही जिसके बच्चों को 3-3 नौनिहालों को माननीय प्रधानमंत्री खिला रहे थे, उनके साथ खिलकौटी कर रहे थे, उसने अगले ही दिन जयपुर में जाकर, या आज ही शायद दोनों घटनाएं, जयपुर में जो कुछ कहा जेडी वेंस ने वो अमेरिका की एक तरफा मनमर्जी थोपने का ऐलान है। सब कुछ कह दिया है। मैं
एक एक वाक्य अभी अगले राउंड में दोहरा हुआ। तो मैं इस पहले चरण में ये कहना चाहता हूं कि सचमुच में अमेरिका जिस दिन चाहेगा, वहां ऐसी ताकतें हैं अमेरिका में, इस वक्त सत्ता में बैठा जो आदमी है वो, अगर उसे किसी दिन लगा नहीं यहाँ अब इनकी जरूरत नहीं, कोई और चाहिए, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका का और दुनिया का इतिहास इस तथ्य से भरा हुआ है कि अमेरिका ने चाहा है तो दुनिया के तमाम देशों में तख्ता पलट करवाया है। अभी हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद जो सूचनाएं आई हैं, खुद अमेरिका की सरकार, बड़े बड़े पदाधिकारी ये मान चुके हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका का हाथ है। वो डीप स्टेट नाम का एक मुहावरा जो चलता है, वो भी जिस दिन चाहेगा तो भारत को अस्थिर करने की कोशिश तो कर सकता है। वो किसे लाना चाहता है ये हम नहीं जानते। क्या वो सचमुच में, जैसा कि हमारी आज की थंबनेल पर हेडलाइन है, क्या ट्रंप राहुल गांधी के पीछे खड़े होंगे? तो फिलहाल तो एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है इस देश को और दुनिया को। नेता प्रतिपक्ष स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है, सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया इस वक्त हो सदन में। तो इतनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अंदर खाने चलती हैं। एक बड़ी मजेदार बात हम लोग युवावस्था से सुनते आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा ज्ञानी, मैं नहीं जानता उस बारे में, इल्यूमिनाटी। क्या पता ये दुनिया इल्यूमिनाटी ही चला रहे हैं? क्या पता वो कौन सा एक अदृश्य समूह है जो डोनाल्ड ट्रंप को भी कठपुतली के रूप में बनाए हुए है और पूरी दुनिया में इस तरह के तख्ता पलट करवाता रहता है। हम नहीं जानते, लेकिन अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। और भारत, जैसा कि आपने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसके लिए भारत लोकतंत्र से ज्यादा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए बाजार की शक्तियों को वो अपने हाथ में रखना चाहेगा। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि आगे चलकर अमेरिका कुछ भी कर सकता है। जी आनंद जी। थोड़ा इसको और डॉक्टर राकेश एक चीज कर दूं। मैं एक तो स्पष्ट ये कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा, और मेरा शायद वो मैं नहीं समझा पाया कि राहुल गांधी अमेरिका का समर्थन लेने गए, ये कहीं नहीं है। मैं सिर्फ ये जो कहना चाह रहा हूं कि आज अमेरिका के हित में क्या ट्रंप को ये ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रांग इंडिया, एक ज्यादा ताकतवर इंडिया के लिए राहुल गांधी बेहतर नेता है? मेरा प्रश्न ये है। तो एक तो ये है कि राहुल गांधी उनसे समर्थन मांगने नहीं गए हैं, ये वो है। दूसरा, मैं इसलिए, क्योंकि बहस एक दिन किसी और दिन करेंगे प्रेम भाई, हिटलर ने बराबरी पे नहीं इनको किया था। हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब वहां गए थे और कितने साल वेट करने के बाद 1 डेढ़ 2 ढाई घंटे के लिए इंटरव्यू दिया था। दैट वाज ऑल। तो कोई वो बराबरी का नहीं था। खैर, वो उस समय हमारे हिसाब से उसकी अपने अपने वो हैं कि अगर अंग्रेजों को हटाना था तो पत्थर हो, पानी हो, बिजली हो, चिड़िया हो, पेड़ हो, जो हो, हम उससे समर्थन मांगेंगे। वो एक लार्जर उस समय का शायद जुनून था। वैसी स्थिति नहीं है। मेरा सिर्फ अभी सिर्फ मेरा ये पूछना है कि जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने बहुत खराब हैं, बहुत वो हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन मशीनरी को मैनिपुलेट नहीं किया है। ये कहीं पे भी नहीं आया। उनके धुर विरोधियों ने भी एक बार ये नहीं कहा कि उन्होंने लॉबिंग करके लोगों के दिमाग को वो किया है। लोग पागल हो गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने जाके वोट दे दिया। लेकिन उन्होंने इलेक्शन मशीनरी को कॉम्प्रोमाइज किया, ये अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं पे भी कोई डेमोक्रेसी की बात करता है, हम सब लोगों को लगता है कि ये इलेक्शन फ्री विल से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हम लोगों को, हमारे देश में एक बार इलेक्शन हुआ था, हम लोगों को लगा था ये कौन सा इलेक्शन है भाई, और उसकी सजा बहुत लंबी जम्मू कश्मीर की और देश के लोगों को मिली। मैं उस लिहाज से डॉक्टर राकेश, जो आज आप जैसा कहा ना, जेडी वेंस जब वहां बोल रहे हैं कि ये इंडिया और अमेरिका के फायदे के लिए, इट इज अ विन विन सिचुएशन कि ये दोनों ताकतवर राष्ट्र हों, तो वो ताकतवर राष्ट्र बनने का एक पहली जरूरत यह है कि यू मस्ट हैव अ लीडर जो ये सब मैनिपुलेट ना करता हो। आज हम अपने आंकड़ों को उलझा के, बेवकूफ बना के कुछ आंकड़े दे रहे हैं। हम अपनी जनसंख्या तक तो काउंट नहीं करा पा रहे हैं। मैं लार्जर उसमें बोल रहा हूं कि क्या किसी समय ऐसा हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं, ये भाई साहब अपने ये स्ट्रांग लीडर नहीं है, अपने काम के नहीं है। मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं। डॉक्टर राकेश, देखिए सर, बिल्कुल स्पष्ट एक लाइन में पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री,
जो अपने देश पर अतिक्रमण करने वाले चीन का नाम नहीं ले पाते। व्यापारिक रिश्ते कैसे हैं कि हर साल चीन के साथ हमारा कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका को क्या दिक्कत हो सकती है नरेंद्र मोदी से? राहुल गांधी के तेवरों से तो ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते या भविष्य में हो तो शायद वे ऐसे कमजोर और ढुलमुल प्रधानमंत्री नहीं होंगे जैसे नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं इस विकल्प को खारिज करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी को चाहेंगे। उनके लिए नरेंद्र मोदी बेहतर है, उनकी सारी मनमर्जियां पूरी करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका भारत का अपमान करे, उसके खिलाफ कभी रिटेलिएट नहीं करते नरेंद्र मोदी। कोई प्रतिकार नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं करती। हमारे एनएसए के खिलाफ वहां मुकदमा दर्ज है, समन जारी है। अमेरिका की अदालत में पन्नू ने तो ये लिख कर दिया है कि मैं जानता हूं मेरी हत्या की साजिश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रची है, लेकिन मैं इसलिए उनका नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वे हेड ऑफ द नेशन है। तो मेरा स्पष्ट अभिमत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के हितों के लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह की दृढ़ता उनमें दिखाई देती है, जो उनका अध्ययन है, प्रेम कुमार जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें अभी कही हैं, वो नरेंद्र मोदी के बरक्स अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी तो बहुत ऊंचे पायदान पर बैठे दिखाई देते। नरेंद्र मोदी तो 11 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। राहुल गांधी तो 400 पत्रकारों के बीच बैठकर अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दुनिया के हर कोने में जाकर सवालों के जवाब देते हैं। कल भी दिए हैं, जिस पर ये लोग कौआ कान ले गया कर रहे हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जाकर परिसंवाद करते हैं राहुल गांधी। और हमारे प्रधानमंत्री की क्या दशा है? अभी 14 फरवरी को, 12 या 13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया अडानी को लेकर, जवाब दे रहे थे हम वसुधैव कुटुंबकम वाले। कम से कम राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं हो सकेगा। और मैं राहुल गांधी का नाम भी नहीं लेना चाहता। XYZ नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिल उनकी अपनी पार्टी में 100 लोग होंगे और इस देश में 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिल हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता पर तो नरेंद्र मोदी रहेंगे जब तक कि वे पलटवार न करना शुरू करें, तुर्शी बतुर्शी कम से कम सवाल तो पूछना शुरू करें। क्या आप एक तरफा 200%, 120% टैरिफ लगा रहे हैं? ये नहीं चलेगा। दुनिया के छोटे छोटे देशों ने अमेरिका का विरोध किया इस मामले में। अब मैं वहां लौटता हूं, बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करूंगा। प्रेम कुमार जी जो कह रहे थे कि अमेरिका का जो रवैया है वो कैसे स्थापित है, उसकी पुष्टि प्रेम जी मैं कर देता हूं। आज जो मैंने पहले चरण में कहा था, जेडी वेंस ने जो कहा उसकी संक्षेपिका बता देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे ने अभी पोस्ट किया है। नंबर 1, व्यापार समझौते टर्म ऑफ रेफरेंस पर सहमति। नंबर 2, भारत और अमेरिका हथियारों का संयुक्त उत्पादन करेंगे। ब्रैकेट में इसका मतलब है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदे। भारत अमेरिका से तेल और गैस खरीदे। भारत नॉन टेरिफ बैरियर्स हटाए ताकि अमेरिकी सामान भारतीय बाजार में आ सकें। भारत न्यूक्लियर लायबिलिटीज कानूनों में संशोधन करे ताकि अमेरिका के परमाणु उद्योग को भारत का बाजार मिले। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करें। ये सारी चीजें एक तरफा जेडी वेंस ने आज बाआवाज़े बुलंद सुना दी हैं। आपसे पूछा भी नहीं जा रहा कि हम ऐसा ऐसा करें। हम सब जानते हैं कि अमेरिका और रूस के साथ जो बमवर्षक विमान, युद्धक विमान खरीदने की सौदे की बात चल रही है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने भरी सभा में बगल में बैठाकर कह दिया था नरेंद्र मोदी से कि हमसे ही खरीदना पड़ेगा। भावार्थ उसका यही था, जबकि रक्षा विशेषज्ञ कह चुके हैं कि वो विमान हमारे लिए माफिक नहीं है, हमारे लिए उपयुक्त नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी सचमुच के विश्वगुरु जैसे तेवर न दिखाएं, सचमुच के वॉर रुकवादी पौ वाले दिखाई न दें, साबित न हो जाएं, तब तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए वे ही सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। राहुल गांधी या XYZ पर दांव तब लगाएगा अमेरिका जब उसे लगेगा कि उसे लाकर भी उसका काम चलता रहेगा। वरना राहुल गांधी अभी तो नहीं दिखाई देते ऐसे कि मोदी की तरह
बिल्कुल साष्टांग हो जाएंगे अमेरिका के सामने। जी आनंद जी। मैं अनिल भाई जल्दी से एक चीज पूछ लूं। एक तो वो जो एप्लीकेशन पन्नू ने दी है पुलिस को, उस एप्लीकेशन में लिखा है ये नाम, तो टेक्निकली वो नाम वो पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ दैट एफआईआर है। अब उन्होंने ये भी उसको क्वालिफाई कर दिया क्योंकि ये इम्यूनिटी है इनको, इसलिए मैं इनका नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन नाम लिख दिया है। तो वो कानूनी दांव पेच में जो भी वकील जानता है वो जानता है कि एक बार नाम वहां पे है तो वो जब भी चाहेंगे उसको उसमें अपने तरह से उसकी उसकी दरखास्त में है सर, हाँ न्यूयॉर्क वही की साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो दरखास्त दी है उसने, जिस पर एफआईआर है, समन जारी हुए हैं हमारे बिल्कुल एनएसए सही के आप कह खिलाफ। रहे हैं। और रॉ के भूतपूर्व चीफ सामंत गोयल, और ये जो बाद में जिसकी पहचान खुली विशाल यादव, ये सारे लोग नामजद हैं। जी उसका तो पोस्टर लगे हुए हैं विशाल यादव के, एफबीआई ने अमेरिका में सर। जी